स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 19 जिसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। तो ये वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर्स में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो इसमें पहले नंबर पर जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें है फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं। सेल डिवीजन है, इसके बाद एलोंगेशन है, मैचुरेशन है और डिफ्रेंशिएशन है। साथ इसके एक रूट टिप की डायग्राम है, वो इसमें आप बनाएंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ का टॉपिक है जिसमें आपने ग्रोथ के फैक्टर्स के नाम से भी आ सकता है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें आपने लिखने हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये, इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है मगर बहुत आसान है, तो फिर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट वन है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की स्टेजेस हैं 5, स्टेज 1 2 3 4 5। इसके साथ आपको वो जो एम्ब्रियो से किस तरह एक ऑर्गेनिज्म, उसकी शूट, लीफ, रूट डेवलप होते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट है, वो भी आपको इसके साथ बनाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डियर स्टूडेंट्स वो है ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन का टॉपिक एपिकल डोमिनेंस के नाम से भी आ सकता है। बेसिकली जो टॉपिक है वो तो ग्रोथ कोरिलेशन ही है, मगर इस ग्रोथ कोरिलेशन की जो एग्जांपल इन डिटेल डिस्कस की गई है वो है एपिकल डोमिनेंस। तो इसमें आप एपिकल डोमिनेंस को ही लिखेंगे, ग्रोथ कोरिलेशन को डिफाइन करेंगे, एपिकल डोमिनेंस को डिफाइन करेंगे। वो 2 इफेक्ट हैं, कंपनसेटरी, इनहिबिटरी। उसके बाद ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन का रोल लिखेंगे और लास्ट में इसकी वो पोटैटोज़ के ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, टैप रूट के ऊपर, वो इसमें लिखेंगे। ये इन सारे टॉपिक्स में से ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर पूछा गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो। तो इसमें चिक एम्ब्रियो में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंक्यूबेशन टेम्परेचर, पीरियड वगैरह, और ओवी पैरस क्यों कहते हैं चिक को, ये सारा कुछ लिखेंगे इसमें। क्लीवेज, मॉरूला, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन और इसके साथ जो डायग्राम्स हैं वो टॉपिक इसमें आता है। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है मगर ये भी आप करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन। नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैं स्टार कर देता हूँ, ग्रोथ कोरिलेशन, नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन। तो अभी तक जो टॉपिक हमने लिखे हैं उसमें फेजेस ऑफ ग्रोथ है, 4 वो जो ग्रोथ की फेजेस हैं, सेल डिवीजन, एलोंगेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन। उसके बाद कंडीशंस ऑफ ग्रोथ हैं, वो इसमें फैक्टर्स लिखने हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, फ्लो चार्ट भी इसके साथ बनेगा, 5 स्टेजेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज ग्रोथ कोरिलेशन, जो एपिकल डोमिनेंस के नाम से भी आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, वो क्लेवेज, ब्लास्टुलेशन वाली, गैस्ट्रुलेशन वाली फेज लिखेंगे। नोटोकॉर्ड, मीजोडर्म फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में से न्यूरिलेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। न्यूरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम फ्रॉम एक्टोडर्म को कहते हैं। तो न्यूरिलेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लिखेंगे इसमें रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट।
वो एसिटाब्यूलेरिया की जो एग्ज़ाम्पल है, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, छोटा सा टॉपिक है मगर आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर, मगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। बट यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ें एम्ब्रियोनिक इंजेक्शन के टाइटल के अंदर लिखी हुई हैं, जिसमें इसकी डेफिनेशन है, वो दो साइंटिस्ट का नाम है, प्राइमरी सेकेंडरी इंडक्शन का जिक्र है, वो भी लिखेंगे। उसके ऊपर जो डिफ्रेंसिएशन के पैराग्राफ में इसकी एग्जांपल दी हुई है फ्रॉग लार्वे की, वो वाली एग्जांपल भी साथ आप लिखेंगे। यानी ये दोनों टॉपिक मर्ज करके आपको लिखने पड़ेंगे, फिर इसका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा। और लास्ट 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एजिंग है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। फिर रीजनरेशन है, और इसके बाद है डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ का। तो ये तीनों टॉपिक लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी टोटल 5 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ग्रोथ कोरिलेशन नंबर 1 है, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फॉर्मेशन नंबर 2 है, और 3 ये टॉपिक हैं, एजिंग, रीजनरेशन, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़। बाकी टॉपिक भी आप करेंगे, मगर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारे चैप्टर के एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए। इसके बाद अब हम जो बुक की एक्सरसाइज है उसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स जो भी उसमें दिए हैं उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर इसमें से हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। आप लोग अपनी बुक्स निकाल लें, बुक्स को साथ रखें ताकि आपको साथ साथ आंसर्स पता चलते जाएं। ये हमारे बोर्ड के पेपर में तो आपको पहले भी बताया कई बार कि फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती, मगर इन्हीं स्टेटमेंट्स को MCQs में चेंज करके MCQ बनाए जा सकते हैं इसके। तो पहले एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द इन्फ्लुएंस ऑफ नोटोकॉर्डल सेल्स, नोटोकॉर्ड रिप्रेजेंट करती है मीजोडर्म को, ऑन द एक्टोडर्मल सेल्स टू बिकम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड डैश। तो नोटोकॉर्ड, जैसे आपको कहा नोटोकॉर्ड हो या माइग्रेटरी सेल्स हों या सोमैटिक सोमाइट्स हों, ये रिप्रेजेंट करते हैं सारे मीजोडर्म को। तो मीजोडर्म का एक्टोडर्म पर इफेक्ट के वो नर्वी सिस्टम बनाए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का। तो इस ब्लैंक में डियर स्टूडेंट्स आएगा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो फर्स्ट ब्लैंक में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। सेकंड, डैश इज़ अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स हैव स्मॉल स्कल। तो वो कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल्स की स्मॉल स्कल होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। तो एबनॉर्मली स्मॉल साइज स्कल की कंडीशन को माइक्रोसिफेली कहते हैं। तो सेकंड ब्लैंक में आप लिखेंगे माइक्रोसिफेली। ग्रोथ इज अकम्प्लिश्ड बाय 2 फैक्टर, बाय इंक्रीज इन डैश ए, बाय इंक्रीज इन डैश। तो इसमें ग्रोथ में 2 चीज़ें हैं, एक है प्राइमरी ग्रोथ, एक है सेकेंडरी ग्रोथ। तो बाय इंक्रीज इन लेंथ, तो ए में आएगा लेंथ। तो लेंथ इंक्रीज होगी तो आप इसको कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, ये प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी। और अगर डायामीटर इंक्रीज होगा तो बी में, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये 2 ग्रोथ की मतलब आ जाएंगी, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन डायामीटर। लेंथ बढ़ने का मतलब है प्राइमरी ग्रोथ और डायामीटर बढ़ने का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ। नंबर 4 है डैश आर द रीजन्स वेयर ग्रोथ इज इनिशिएटेड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। प्रोलिफरेशन का मतलब डियर स्टूडेंट सेल डिवीजन ही होता है, सेल्स का डिवाइड करना। तो इनको कहते हैं मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स आर द रीजन्स जिनको हम ग्रोथ पॉइंट भी कह सकते हैं।
तो प्लांट में जिन पॉइंट्स में ग्रोथ होती रहती है, सेल डिवीजन होती रहती है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होती रहती है, उनको हम मेरिस्टम्स कहते हैं या उनको हम ग्रोथ पॉइंट्स कहते हैं। तो मैं एक बार आंसर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 ब्लैंक में आप लिखेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, नंबर 2 में लिखेंगे माइक्रोसिफेली, नंबर 3 में लिखेंगे आप ए में लिख लें लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ यानी प्राइमरी ग्रोथ, वो भी साथ लिख सकते हैं ब्रैकेट में। डायामीटर बी में लिख लेंगे इंक्रीज इन डायामीटर, सेकेंडरी ग्रोथ, और फोर्थ में आप लिखेंगे मेरिस्टम्स या ग्रोथ पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स के तो 4 ही क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ फॉल्स। ठीक है, यानी ट्रू फॉल्स हैं और सही भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइमरी ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन लेंथ, तो ये सही है। वाइल सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन विड्थ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू फॉल्स का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये टी का मतलब है ये ट्रू है। प्राइमरी ग्रोथ लेंथ के बढ़ने को कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ डायमीटर के बढ़ने को बोलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन पर आ जाएं, द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग इज नॉट एट ऑल इफेक्टेड बाय डे लेंथ आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। तो इफ़ द फ्लावरिंग इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द डे लेंथ, डार्क पीरियड, लाइट पीरियड, तो ऑब्वियसली इसको डे न्यूट्रल प्लांट ही कहते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ठीक है, क्योंकि 3 तरह के प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट। तो शॉर्ट डे, लॉन्ग डे में तो डे लाइट जो है या डार्क पीरियड या लाइट पीरियड अफेक्ट करता है, डे न्यूट्रल में अफेक्ट नहीं करता। सोमेटिक मीजोडर्म सून स्प्लिट्स इन द मिडल टू फॉर्म 2 लेयर्स, आउटर पेराइटल लेयर, इनर विसरल लेयर। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें आप लिखेंगे लेटरल मीजोडर्म, सोमेटिक मीजोडर्म की जगह पर आप लिखेंगे लेटरल मीजोडर्म। और ये मैं आपको बता दूं कि लेटरल मीजोडर्म जो है, मीजोडर्म 2 किस्म की है। एक मीजोडर्म है डॉर्सल, जिसको सोमाइट्स नोटोकॉर्ड रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी मीजोडर्म है लेटरल, जो एम्ब्रियो के साइडों में चली गई है। ये लेटरल मीजोडर्म स्प्लिट होकर 2 लेयर्स बनाती है और उन लेयर्स के नाम हैं सोमेटिक मीजोडर्म और स्प्लैंक्निक। स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। अब इस सोमेटिक और स्प्लैंक्निक मीजोडर्म को ही कहते हैं पेराइटल और विसरल। अब इसमें जो आउटर है वो पेराइटल है और जो इनर है स्प्लैंक्निक या इनर, एक ही बात है, इसको कहते हैं विसरल। विसरा ऑर्गन को कहते हैं ना, तो इनर लेयर जिसने ऑर्गन को सराउंड किया। तो स्प्लैंक्निक मीजोडर्म या विसरल मीजोडर्म एक ही बात है। सोमेटिक मीजोडर्म या आउटर पेराइटल मीजोडर्म एक ही बात है। और ये दोनों किससे डिवाइड होकर बनती हैं? लेटरल मीजोडर्म से। तो इसमें आप जो स्टेटमेंट में वर्ड है सोमेटिक मीजोडर्म, उसकी जगह आप लिख लेंगे लेटरल मीजोडर्म स्प्लिट्स इन द मिडल टू फॉर्म 2 लेयर्स, वो आगे वाली स्टेटमेंट ठीक होगी। आउटर पेराइटल लेयर, पेराइटल लेयर का नाम ही सोमेटिक मीजोडर्म होता है, और इनर विसरल लेयर जिसको स्प्लैंक्निक मीजोडर्म कहते हैं। नंबर 4 पर आ जाएं। इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन साइटोप्लाज्म कंटेन इंफॉर्मेशन इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली क्लियर साइटोप्लाज्म जो है, जिसको हम ग्रे क्रिसेंट कहते हैं, पिगमेंट फ्री एरिया कहते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसेंशियल होती है फॉर डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट फॉल्स थी, फोर्थ वाली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। बाकी इसमें एक ठीक है, ट्रू है। इसमें एक एसिडियन के बारे में बताया हुआ है कि जो क्लियर साइटोप्लाज्म है वो क्या बनाने में रोल प्ले करता है। तो वो अगर MCQ आए तो वो लार्वे की एपिडर्मस बनाने में रोल प्ले करता है। बहरहाल ये स्टेटमेंट ठीक है। द फेज ऑफ सेल मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड क्लीवेज, ये गलत है।
तो रीअरेंजमेंट की फेज़ को हम कहते हैं, क्लीवेज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो क्लीवेज की जगह पर आप वर्ड यूज़ करेंगे गैस्ट्रुलेशन, ये फॉल्स। तो 3 स्टेटमेंट्स ठीक हैं, पहली, तीसरी और चौथी। तीसरी और पांचवी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तीसरी स्टेटमेंट को आपको बताया आप कैसे ठीक करेंगे, सोमेटिक मीजोडर्म के वर्ड की जगह लैटरल मीजोडर्म लिख देंगे। बाकी जो आउटर पेराइटल मीजोडर्म होती है वही सोमेटिक होती है, और जो इनर विसरल होती है वही स्प्लैंक्निक मीजोडर्म होती है। और लास्ट वाले स्टेटमेंट में आप क्लीवेज की जगह पे वर्ड गैस्ट्रुलेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि MCQs का है, जो कि ज़्यादा अहम है क्योंकि हमारे पेपर में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें सिर्फ MCQs ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अबाउट MCQs। ओके, बुक्स से देखें जी। फर्स्ट MCQ की स्टेटमेंट, ग्रोथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन, इंटरनल फैक्टर है, होती है इससे ग्रोथ इफेक्ट। वाइटामिन इंटरनल फैक्टर्स हैं। वाटर, तो आंसर होगा ऑल A, B एंड C, यानी कि फर्स्ट MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा D मतलब ऑल A, B एंड C, ये सारे ऑप्शन ही ठीक हैं। नंबर 2, न्यूरुला इज़ द स्टेज इन विच एम्ब्रियो हैज़ न्यूरल ट्यूब, जिससे नर्वी सिस्टम बनता है, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। तो दुरुस्त ऑप्शन होगी B। MCQ नंबर 2 में जो करेक्ट ऑप्शन है B, न्यूरल ट्यूब, जिससे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वी सिस्टम के पार्ट्स बनेंगे। नंबर 3 पर आ जाएं। द मीजोडर्म डू नॉट इनवेजिनेट बट माइग्रेट मीडियली एंड कॉर्डली। मीडियल का मतलब टूवर्ड्स द मिड लाइन होता है, और कॉर्डली फ्रॉम द टेल, टेल वाले एंड की तरफ से, फ्रॉम बोथ साइड एंड क्रिएट अ मिड लाइन थिकनिंग, इसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो इसका आंसर भी B ऑप्शन होगा, B ऑप्शन, प्रिमिटिव स्ट्रीक, बीटा। थर्ड हो गया। फोर्थ पर आ जाएं। द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एजिंग, ऑप्शन बनेगा C। तो फोर्थ का ऑप्शन होगा C। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 ही MCQ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। पहले MCQ का आंसर है D ऑप्शन, डेल्टा, ऑल A, B एंड C। दूसरे का आंसर है बीटा, न्यूरल ट्यूब। तीसरे का आंसर है प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये भी बीटा, B ऑप्शन बनती है। और ये अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हालांकि ये 4th होना चाहिए, तो ये नंबरिंग की गलती है। बहरहाल स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी, इसको हम एजिंग बोलते हैं, और ये C ऑप्शन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजर एंड इंड्यूसर सब्सटेंसेस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर ऑर्गेनाइजर और इंड्यूसर सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनाइजर और इंड्यूसर सब्सटेंसेस हम किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मीजोडर्म अफेक्ट करती है एक्टोडर्म को टू फॉर्म नर्वस सिस्टम, और उसमें नोटोकॉर्ड हो या डॉर्सल पोर्स के लिप्स हों, मार्जिन्स हों, ये मीजोडर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मीजोडर्म की एब्सेंस में हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम नहीं बनता, हालांकि नर्वस सिस्टम बनाना काम एक्टोडर्म का है। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो मीजोडर्म से प्रोड्यूस होते हैं और वो डिफ्यूज़ करके एक्टोडर्म तक पहुंचते हैं ताकि एक्टोडर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर नर्वस सिस्टम बनाएं, इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है ऑर्गेनाइजर्स। तो दो सब्सटेंसेस विच आर प्लेइंग रोल इन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के फिनोमिना में रोल प्ले करते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर सब्सटेंसेस। जिसमें हम जैसे कहते हैं कि एक जो एम्ब्रियो की अपनी मीजोडर्म है उससे जो सब्सटेंसेस पैदा होंगे उनको हम कहेंगे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, और प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में एक्टोडर्म डेवलप होकर नर्वस सिस्टम बनाएगी। फिर हमने उस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि एक मीजोडर्म हमने उसके ऊपर लाकर ग्राफ्ट की थी,
उसने भी ऑर्गेनाइजर सब्सटेंसेस सिक्रीट किए जो डिफ्यूज़ करके एक्टोडर्म तक पहुँचे, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बना। क्योंकि ये ग्राफ्टेड थी, मीजोडर्म एम्ब्रियो की अपनी नहीं थी, इससे पैदा होने वाले सब्सटेंसेस को कह देंगे ऑर्गेनाइज सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर, और इससे बनने वाले नर्वस सिस्टम को कहेंगे सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस which participate in embryonic induction, which are produced from the one cell and affect the other cell to differentiate into nervous system, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर सब्सटेंसेस। और इंड्यूसर या जो होते हैं डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस होते हैं जो जीन्स को एक्टिव और इनएक्टिव करने में रोल प्ले करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जिनकी मौजूदगी गैर मौजूदगी की वजह से जीन्स स्विच ऑफ स्विच ऑन होते हैं, एक्टिव इनएक्टिव होते हैं, और सेल्स स्ट्रक्चरली फंक्शनली दूसरे सेल से मॉडिफाई होके डिफरेंट होके स्पेसिफिक टाइप के सेल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंस। तो सिंपली अगर आप कहेंगे तो इंड्यूसर डिफरेंशिएशन कॉज करते हैं और ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कॉज करते हैं। तो ये हमारा था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, ये है डिफरेंशिएशन। तो ये दोबारा वही बात आ गई। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि एक जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल फ्रॉम अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो के थ्रू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना, ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। और इसमें आप वो प्लांट की एग्जांपल लें तो वो 5 स्टेजेस भी लिख सकते हैं कि स्टेज 1 पे एम्ब्रियो, फिर रूट एपिकल, स्टेज 2 पे फिर कैम्बियम, इस तरह से। फोर्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली कि ये आपसे भी पूछा जाए पेपर में। तो आपने इसको इस तरह कॉलम की फॉर्म के अंदर लिखना है, दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज को हम कहते हैं ग्रोथ, और डेवलपमेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गन। तो ये जो ऊपर स्टेजेस लिखी हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो, ये डेवलपमेंट है। अ प्रोग्राम इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स, जिसमें एक कंडीशन नेसेसरी कंडीशन सेटअप करेगी फॉर द नेक्स्ट। जैसे क्लीवेज सेटअप होगी फॉर मरूला, मरूला सेटअप होगा फॉर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला फॉर गैस्ट्रुला, एंड देन सो ऑन। तो ये जो सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, ये सारे डेवलपमेंट में है। एक बार कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया, इसके इरिवर्सिबली परमानेंटली साइज में बड़े होते जाने को हम कहेंगे ग्रोथ। तो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको कहा जाता है ग्रोथ बोलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया जी, परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। उसके बाद है जी थर्ड, ये एक हम मिस कर गए थे, सॉरी, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ये फोर्थ था, सॉरी, जो हमने अभी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया है ये फोर्थ था, ठीक है। थर्ड हमने मिस किया है, वो अब हम लिख लेते हैं। तो थर्ड वन हमारे पास है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ वन सेल ओवर इट्स नेबरिंग सेल्स टू डेवलप इनटू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एक सेल का अपने साथ पड़े हुए सेल्स पर इफेक्ट, कि वो किसी ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो जाए, तब्दील हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। थाइमन स्कूग ने ये 1934 में एक्सप्लेन किया था, सॉरी मैंगोल्ड ने और स्पेमैन ने इसको एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद इसमें आप वो लिखेंगे कि मीजोडर्म का एक्टोडर्म पर इफेक्ट के वो नर्वस सिस्टम बन जाए, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो इसमें ये चीज़ें हमें लिखनी है इसमें एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के हवाले से। फिर इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर मेरिस्टम्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, मेरिस्टम्स हम कहते हैं उन सेल्स को जो कि एक ख़ास किस्म के प्लांट्स में मेरिस्टम्स या ग्रोथ पॉइंट्स, उन सेल्स को कहा जाता है जो प्लांट में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में पाए जाते हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। ये प्रोलिफरेटिंग एरियाज़ होते हैं, जिसमें एपिकल मेरिस्टम आता है जो रूट शूट के एपेक्स में होता है, लेटरल मेरिस्टम जो कि दो किस्म का होता है, जाइलम फ्लोएम के बिटवीन हो तो वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क के बिलो हो तो इसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो ये इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ का बाइस बनता है, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ का बाइस बनता है और एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस थे 5 जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। पहले नंबर पर हमने ऑर्गेनाइज़र एंड इंड्यूसर सब्सटेंस को डिस्कस किया है, फिर हमने डिफरेंशिएशन को, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, मेरिस्टम्स को। इसके बाद जो बुक में दिए हुए लॉन्ग क्वेश्चन है, एक नज़र उनको भी देख लेते हैं। हमने हालांकि पहले लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो एक नज़र इनको भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ एजिंग, हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो हमने डिस्कस किया कि एजिंग का क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बता दूँ आपने क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आप एजिंग को डिफ़ाइन करेंगे, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस वाला जो है, इनएविटेबल प्रोसेस वगैरह। फिर आप इसके साइंस लिखेंगे और उसमें सारे वो जो लॉस ऑफ पिगमेंट फ्रॉम हेयर और एट्सेट्रा जितने भी साइंस हैं उनको पॉइंट बना के फिर इसकी कॉजेज़ लिखेंगे, वो फिनिट नंबर ऑफ डिवीजन और कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग, इलास्टिसिटी, रेजिलियंस का कम होना और म्यूटेशन। फिर इसमें वो जीरोंटोलॉजी का पैराग्राफ लिखेंगे, आपके कितने नंबर ऑफ एजड पीपल हैं जो बढ़ सकते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द लाइफ स्पैन, तो उसमें हेल्दी मील के ज़रिए, एडिक्वेट स्लीप वगैरह वो वाले पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट इज़ रीजनरेशन, वाई इट इज़ सो इफ़ेक्टिव इन सम एनिमल्स एंड मिसिंग इन अदर्स। तो वो उसमें सारा आपको उसका टॉपिक लिखना है, रीजनरेशन की डेफिनेशन करके एग्जांपल, और ये जो मिसिंग वाला वो ये सारा पार्ट आ जाएगा जब आप प्लेनेरिया की एग्जांपल और नियोब्लास्ट सेल्स उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगी। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक, तो इसमें मैंने कहा आपको डेवलपमेंट ऑफ चिक में आप गैस्ट्रुलेशन तक लिखें, नोटोकॉड मीजोडर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ ग्रोथ, डिस्कस डिफरेंट फेजेस एंड कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अब ये दोनों इकट्ठे दे दिए। फेजेस में आपने वो 4 फेजेस लिखनी है, सेल डिवीजन, इलोंगेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन। कंडीशंस में आपने फैक्टर्स लिखने हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। डिफरेंशिएशन की 1 2 3 4 5 वाली स्टेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिटेल। अब ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल जहाँ से डेवलपमेंट इन एनिमल स्टार्ट होती है, जिसमें गैमीटोजेनेसिस, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर क्लीवेज, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट, और तो ये उसके प्रिंसिपल्स हैं। उसमें शुरू में डेफिनेशन और फेजेस वगैरह ये इसके प्रिंसिपल्स में आ जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन थे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम इसको कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व किया है, जिसमें मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व करवाई, ट्रू फॉल्स भी कराए, एमसीक्यू भी कराए, जो शॉर्ट क्वेश्चन बुक में दिए हैं वो भी कराए, लॉन्ग क्वेश्चन अपनी तरफ से भी बताए थे, बुक वाले भी करवा दिए आपको। और मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आपने नोट्स को कंसल्ट करना है, और एमसीक्यू एक दफ़ा सारे नोट्स के सॉल्व करें अपने तौर पे, फिर की से उनके आंसर्स चेक कर लें, और शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बार सारे देखें। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर भी कंक्लूड होता है, और ये जो हमारा चैप्टर था इसको भी हमने हर लिहाज से मुकम्मल कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।